हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था पार्ट 1 पढ़ाया था। जनरल साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे। आज मैं उसको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 25 पढ़ाए थे। आपका 26 क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मिस्टर मोजले ने की थी, ठीक है ना। पहला था आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, वो मेंडलीव ने की है। लेकिन अगर आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की है, तो वो है मिस्टर मोजले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 27, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। यानी प्रकाश की तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चल सकता है, इसके बारे में, तरंग के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत यानी तरंग से संबंधित सिद्धांत मिस्टर प्लैंक ने दिया था। 28, पीएच मान की खोज सारेंसन ने की थी। पीएच मान की खोज किसने की थी, मिस्टर सारेंसन ने की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है। रेडियोधर्मिता क्या होता है, उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है, वो क्यूरी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉइंट नंबर 30, बीटा किरणों पर आवेश ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। वो भी कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। यानी बीटा किरणों पर आवेश कैसा होता है, माइनस का आवेश होता है। और उस पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। भैया ऐसा क्यों होता है, देखिए ये रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें होती है, 3 होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। कैसे निकलती हैं, अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को पर अल्फा कण हो या किसी चीज, स्वतः ये विघटित होते हैं और 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की, 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। पता कैसे चलेगा कौन सी अल्फा है, अगर इसमें हम विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। ये माइनस आवेश है, इधर हमने प्लस आवेश लगा दिया, ठीक है। तो जो बीटा चूंकि ऋणावेशित होती हैं तो वो धनावेश की ओर मुड़ जाएंगी, अल्फा धनावेशित होती हैं तो ये माइनस की ओर मुड़ जाएंगी। और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है, इसलिए ये सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है। तो इस तरह से अल्फा, बीटा, गामा होता है। अब गामा किरणों की पॉइंट है यहाँ पर कि गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है, ठीक है ना। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है। वो ऐसे आपको कैसे पता चलेगा, देखिए जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होगी। यहाँ पर अल्फा का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, तो अल्फा से ज्यादा भेदन क्षमता बीटा की होगी और बीटा से ज्यादा गामा की होगी, ठीक है ना, क्योंकि गामा का द्रव्यमान सबसे कम होता है। अगला नंबर है, समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में परिवर्तित हो जाते। यानी समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ अगर क्षय होते हैं तो वो सीसा में परिवर्तित होते हैं। कैसे, लेड में परिवर्तित हो जाते हैं। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। देखिए अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 33 है, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम क्यों होती है, ठीक है ना। बोल तो क्यों होती है भेदन क्षमता, क्योंकि अल्फा किरणों पर द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। एक पॉइंट और डिनोट कर लेना कि अल्फा किरणों पर जो आवेश होता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के 2 इकाई के बराबर होता है, इतना होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए याद करने योग्य है। 34 है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया, तो उसका आंसर है आपका पोलोनियम। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गामा किरणों पर शून्य आवेश यानी विद्युत उदासीन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, 0 होता है, इसलिए ये अपने मार्ग पर सीधे चली जाती हैं, ठीक है ना। और शून्य आवेश होता अर्थात ये विद्युत उदासीन होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समरूप होती हैं। बीटा किरणों को इलेक्ट्रॉन के समरूप माना गया है। क्यों माना गया है भैया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीटा किरणों पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होता है। यानी दोनों पर समान आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के समरूप माना गया है। अगला नंबर है अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यानी इन किरणों की खोज किसने की थी, कौन सी किरणों की, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज मिस्टर रदरफोर्ड ने की थी। 39 है अल्फा कण हीलियम 2He4 नाभिक के समकक्ष होता है। अल्फा कण और हीलियम का क्या होता है, हीलियम का सूत्र होता है 2He4, ठीक है ना। जो अल्फा कण होता है वो भी उसका भी यही होता है, दोनों समकक्ष होते हैं अर्थात समान होते हैं। नंबर 40 है सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। आपको पता है कि सूर्य जो है 24 आवर्स ऊर्जा देता रहता है। और एक आपको पॉइंट बता दूं, बहुत अच्छी सी बात है कि सूर्य एक दिन में कितनी ऊर्जा देता है। अगर ऐसा आता है तो मैं आपको आंसर बताऊं कि पूरे विश्व में उपयोग की गई समस्त ऊर्जा का 50,000 गुना ज्यादा, पूरे विश्व में उपयोग की गई समस्त ऊर्जा का 50,000 गुना ज्यादा ऊर्जा एक दिन में देता है। और ये ऊर्जा उसके पास आती कहां से है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है वो देख लें। जैसे 1H1 1H2 है प्लस 1H2 है, ये एक छोटे छोटे नाभिक होते हैं। इनके जुड़ने के पश्चात एक भारी नाभिक बनता है। संलयन माने होता है जुड़ना, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। तो अपार ऊर्जा क्यों होती है, नाभिकीय संलयन के कारण होती है। संलयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिकों का जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाना, छोटे छोटे नाभिकों को जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए दोस्तों, आगे है आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित है। परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है, वो नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। अब विखंडन क्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं नाभिकीय विखंडन। जैसे एक बड़ा नाभिक है 92 यूरेनियम, देखिए अभी आपने पढ़ा संलयन माने जुड़ना होता है, विखंडन माने होता है टूटना। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 यानी न्यूट्रॉन का अटैक करवाया, तो 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92। अब देखिए ये दो नाभिकों में, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ये विखंडन होता है। और प्लस न्यूट्रॉन के 3 कण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, ये विखंडन क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित। अभी हमने आपको बताया था कि विखंडन और संलयन क्या होती हैं। परमाणु बम विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देख लीजिए भैया, बहुत सारे शून्य बने हुए हैं। आइदाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है संलयन। ये यानी आपका अगर तुलना की जाए कि परमाणु बम या हाइड्रोजन बम में से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। यानी पृथ्वी कितने दिनों तक सही सलामत बनी रहेगी, कितने दिनों तक कार्य करेगी, इसके बारे में इसकी आयु का आकलन यूरेनियम के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 45 रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर दबे लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, ये रहा आपका पॉइंट कि परमाणु बम का आविष्कार मिस्टर ऑटो हान ने किया था, ठीक है ना, ऑटो हान ने किया था। और 47 नंबर है एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, कौन सा है, वो थोरियम। यानी ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में सबसे ज्यादा या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणों की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी और गामा किरणों का वेग भी इतना ही होता है। 49 नंबर है विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। आई बात समझ में। अब
देखिए इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है कि नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है, यानी भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम के स्थान पर किसका उपयोग किया जाएगा। तो आपका आंसर है थोरियम का। है बात समझ में कि नहीं। इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म होता है बच्चों। 50 क्वेश्चन आपके हो गए। इस तरह से मैं आपके डेली 25 क्वेश्चन का वीडियो भेजूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नोट्स बना लीजिएगा, आपके कंपटीशन लेवल में काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मेरे इंस्टीट्यूट पे आकर के आपको जनरल क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा मैं, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन दूंगा और अच्छे नंबर आने पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद में थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राधे।